नमस्कार। आप सभी का YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत मैं हरीश कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बीएड प्रथम वर्ष के कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत यूनिट 1 कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग पर हम लोग संवाद स्थापित करेंगे। यह वीडियो आप लोगों को YouTube लिंक के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचेगी और आप लोगों की अधिगम की निरंतरता को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। इस समय एक वैश्विक महामारी से हम लोग इंटरैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। जॉन एडम ने इस बात को कहा था कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। एक पोल पे शिक्षक और एक पोल पर शिक्षार्थी, जब दो उपस्थित रहते हैं तो शिक्षा की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है और शिक्षा एक स्वदेशीपूर्ण प्रक्रिया है। हर चीज का एक निश्चित और एक निर्धारित उद्देश्य होता है। शिक्षक और शिक्षार्थी कोई भी कार्य निरुद्देश्य रूप में नहीं करते, हर बात का एक उद्देश्य होता है। इस प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग जो कुछ भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है, इसका भी एक उद्देश्य है कि आप लोगों की शिक्षा निर्बाध गति से बढ़ती रहे, आप लोगों की लर्निंग रुके ना, आप लोग नई नई बातों को सीखें। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक आग्रह रखूंगा कि जब भी आप लोग इस वीडियो को देखें तो अपने साथ एक पेन और एक नोटबुक जरूर रखें, जिससे अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। और जब भी हम लोग ऑनलाइन कक्षाओं में मिलते हैं या जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी तो हम लोग उस पर अपनी एक संवाद स्थापित करके उस पर डिस्कशन करके हम लोग उस पर एक निश्चित उद्देश्य उसका जो होगा उस पे हम लोग एक मत हो जाएंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को लर्निंग अधिगम से संबंधित कुछ बातें आप लोगों को बताई। आज बिल्कुल नवीन बात मैं आप लोगों के सम्मुख रखूंगा। इतना तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं और कई परिभाषाओं को अवलोकन करके हम लोग इस बात को लगभग सीख चुके हैं कि सीखना, अधिगम या लर्निंग व्यवहार द्वारा व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन है। लेकिन कई इसके स्कूल्स हैं, सभी विद्वानों ने अलग अलग रूप में इसकी व्याख्या की है। हम लोग उसी व्याख्याओं को थोड़ा सा और आगे और मैं बढ़ाऊंगा। एक गेट्स महोदय
मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान पे इन्होंने काफ़ी, और विशेष रूप से लर्निंग फील्ड पे 2 महोदय, एक गेट्स हो गए और एक कॉल्विन हो गए, इन्होंने लर्निंग पे काफ़ी स्टडी किया और इन्होंने एक थ्योरी दी, उन्होंने इसको डिफाइन किया। उस डिफाइन परिभाषा को मैं आप रखता हूँ और फिर हम लोग आगे की यात्रा पूरी करेंगे। तो गेट्स महोदय कह रहे हैं कि लर्निंग इज मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। जो भी हम लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी हम लोगों के अनुभव होते हैं, वो अनुभव हमारे व्यवहार में क्या करते हैं, उत्तरोत्तर परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन को हम लोग परिमार्जन शब्द भी कह सकते हैं, उसमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से निखार आए हम लोग कह सकते हैं। तो गेट्स महोदय कह रहे हैं कि लर्निंग इज मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। और व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो ये परिभाषा काफ़ी सिद्ध हो रही है कि यदि हम लोग एक बार जैसे कुछ चीज़ पढ़ते हैं और एक बार पढ़ के हम लोगों ने छोड़ दिया, उससे अनुभव प्राप्त बहुत कम होता है। लेकिन आप निरंतर किसी कार्य को करते हैं तो उसमें आपको अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। और जितना ज़्यादा आप अनुभव प्राप्त करेंगे, जितना ज़्यादा आप अनुभव गेन करेंगे, आपके व्यवहार में उतना ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन आएगा और आप उस विषय के आप कौशल से युक्त हो जाएंगे, मास्टरी हो जाएगी। सामान्यतः आप लोग देखते हैं, आप उसी मैकेनिक के पास जाना पसंद करते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, न कि डिग्री, न कि नॉलेज। नॉलेज है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं। आप लोग डॉक्टर की भी सेम स्थिति है, हम लोग उसी डॉक्टर के पास भी जाना पसंद करते हैं जिसके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसको अनुभव प्राप्त कर चुका है। ये अनुभव प्रैक्टिस से आती है, ये अनुभव करने से आता है। और जब जितना ज़्यादा हम अनुभव करेंगे वह ज्ञान हमारे लिए उतना ही स्थायी बन जाता है। दूसरे महोदय हो गए कॉल्विन, बहुत अच्छी परिभाषा दी है इन्होंने कि लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ आवर रेडीमेड बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ आवर रेडीमेड बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। लगभग 10 परिभाषाएं मैं आप लोगों को बता चुका हूं और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिभाषा आपको कम से कम 4-5 परिभाषाएं लिखने के बाद उसमें से एक परिभाषा की आप लोग व्याख्या अपने शब्दों में करेंगे। और सभी विद्वानों की परिभाषा में आप लोग एक बात को देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहेवियर और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, मतलब हम जो कुछ भी जानते हैं उसके व्यवहार में और बेहतर तरीके से और बेहतर कर सकें और बेहतर तरीके से उस कार्य को संपादित कर सकें। यही आ रहा है कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। और सच देखिए तो शिक्षा का जो मूलभूत जो उद्देश्य है वह भी यही है कि हमारे बिहेवियर में सकारात्मक परिवर्तन आए। अधिगम के संप्रत्यय को और अच्छे तरीके से समझने के लिए 5 प्रकार के दृष्टिकोण, 5 प्रकार के व्यूज दिए गए हैं। उन 5 प्रकार के जो व्यूज हैं, जो दृष्टिकोण हैं, उस दृष्टिकोण को भी समझना बेहद जरूरी है। और वो हमारा, आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है कि भाई सीखने का ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ ये एक दृष्टिकोण हो सकता है। व्यवहार द्वारा व्यवहार परिवर्तन जो मैं कहता हूँ, यह सभी लोग का सारे डेफिनेशन में ये बात आ रही है। लेकिन जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए, उन सभी मनोवैज्ञानिकों का जो अपना एक्सपेरिमेंट रहा, उन एक्सपेरिमेंट में अलग अलग बातें निकल के आईं। तो उसमें 5 प्रकार की स्कूल्स स्थापित हुए। उसी में एक सबसे जो पहला है
वो है हमारा गेस्टाल्ट व्यूज। ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग टर्म में आप इसको प्रयोग में पाएंगे और सर्वाधिक ये आप इसके बारे में सुनेंगे। चाहे आप अगर इसके आगे भी अगर कोई कोर्स करते हैं टीचर ट्रेनिंग का या इन सर्विस प्रोग्राम में भी अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो गेस्टाल्टवादी स्कूल्स जो है, विचारधारा है, ये आपको हमेशा मिलेगी। अभी मैं बताऊंगा 5 व्यूज़ में आप लोगों को एक क्रम से आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं उस पर प्रकाश डालूंगा थोड़ा थोड़ा। कि पहला हो गया हमारा गेस्टाल्टवादी व्यूज़, दूसरा है हमारा हॉर्मिक व्यूज़, तीसरा है हमारा ट्रायल एंड एरर व्यूज़। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो ट्रायल एंड एरर व्यूज़। और अगला है 4 नंबर फील्ड व्यूज़, और 5वां है और अंतिम है साइकोलॉजिकल व्यूज़। ये 5 हमारे व्यूज हो गए। कौन कौन से? गेस्टाल्टवादी व्यूज़, हॉर्मिक व्यूज़, ट्रायल एंड एरर व्यूज़, फील्ड व्यूज़ एंड साइकोलॉजिकल व्यूज़। अब मैं इस पर थोड़ा थोड़ा आप लोगों को एक आउटलाइन स्थापित करूंगा कि ये क्या है। ऐसे आगे चल के कोर्सों में आएगा, पूरा डिटेल आएगा, एक एक चैप्टर है इसका। लेकिन यहाँ पे अधिगम के चूँकि कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा इसके, और पहली वीडियो में मैंने सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट रखा था, अब दूसरी वाली में आप लोग समझ चुके, थोड़ा सा और गहराई में हम लोग उतरने का प्रयास करेंगे। आगे धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा हम लोग इसको और गहराई में उतरते जाएंगे। कि भाई चूँकि सीखना एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा, ये आम भाषा में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, लेकिन इसके अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। उन्हीं दृष्टिकोणों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें है गेस्टाल्टवादी जो व्यूज़ है, इस दृष्टिकोण के अनुसार सीखने का आधार संपूर्ण ढांचे का अवलोकन करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है। साधारण भाषा में संपूर्ण स्थिति के प्रति क्रिया करना ही सीखना होता है। इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन नोट कर लेंगे, कोफ्का एंड कोहलर महोदय ने दिया है। 2 इसके ये जर्मन ये थ्योरी है, और वहीं के 2 मनोवैज्ञानिक हुए, कोफ्का और कोहलर। इन्होंने ये एक थ्योरी दिया, एक स्कूल ये बनी, जिसको हम लोग गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण कहते हैं। अब जरा इसको थोड़ा सा इसको मैं डिफाइन करूंगा, ये आगे सिलेबस में आपका आएगी, यहाँ पे बहुत गंभीरता में नहीं जाना, लेकिन बात आगे तो मैं थोड़ा सा इसका अपना आउटलाइन में दे दूँ कि गेस्टाल्टवादी जो व्यूज़ है, इसका मतलब यह है कि हम तभी जब हमारे सम्मुख कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम समस्या को अंशों में न देखकर उसको पूर्ण रूप में देखते हैं और उसका एक पूर्ण समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। और अन्य थ्योरीज में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, थ्योरी जाएगी, उन सभी थ्योरियों में आप ये बात निष्कर्ष पे जरूर आएंगे कि गेस्टाल्ट थ्योरी, जिसको हम लोग पूर्णाकार का सिद्धांत कहते हैं, कि किसी भी समस्या को, किसी भी विषय वस्तु को या किसी भी प्रकार के उद्दीपक को हम लोग अंशों में न देखकर हम लोग उसको पूर्ण रूप में देखें। जब हम लोगों के दैनिक व्यवहार में भी जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम लोग उस समस्या को बांट के नहीं देखते हैं। पूरी समस्या को हम लोग एक गंभीर रूप से देखते हैं, और पूरी समस्या को देखने के बाद एक हम लोग के अचानक से हमारे मस्तिष्क में एक आइडिया आता है कि भाई पूरी समस्या को ठीक तरीके से संपूर्ण रूप से अवलोकित करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उसमें अचानक हमारे पास यकायक अचानक एक आपके अंदर एक आइडिया आता है और आप कहते हैं कि भाई इसका ये हल हो सकता है। तो यही गेस्टाल्टवादी थ्योरी है कि जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो समस्या को अंशों में न देखकर उसको पूर्ण रूप में देखना चाहिए, जिससे कि उसका पूर्ण समाधान निकल पाए। और ये बहुत रेलिवेंट है और आने वाले दिनों में भी रेलिवेंट रहेगा।
हम जब भी ये समस्या को हम लोग अंशों में देखते हैं तो उसका जो समाधान निकलता है वो उसी अंश में निकलता है, इसीलिए वो सबको इफेक्ट नहीं कर पाता है, उसका पूर्ण समाधान हम लोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो इस बात का प्रयास रखना चाहिए कि जब भी कोई समस्या उत्पन्न हो तो समस्या को पूर्ण रूप में देखा जाए, न कि अंशों के रूप में। दूसरा है हमारा हॉर्मिक व्यूज, हॉर्मिक दृष्टिकोण। हॉर्मिक दृष्टिकोण लक्ष्य केंद्रित स्वरूप पर बल देता है, अर्थात सीखने की क्रिया लक्ष्य को सन्मुख रखकर संपन्न की जाती है। इसको दूसरे दृष्टिकोण में ऐसे हम लोग समझे कि हॉर्मिक व्यूज ये कहती है कि जब तक हमारे पास कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, एक निश्चित अभी जैसे कि अगर आपको अगर 2 साल बाद एक नियुक्ति आए कि ये नियुक्ति शिक्षक बनना है और उस शिक्षक बनने के लिए आपको बीएड में इतने % डिस्टिंक्शन होना चाहिए और उसके बाद आपको सीटेट या टेट उत्तीर्ण होना चाहिए, तो हमारे सामने एक निश्चित उद्देश्य बन गया है कि भाई अब हमें शिक्षक बनना है। हम तभी बनेंगे जब मैं बीएड रहूँगा, कोई भी प्रशिक्षण प्रोग्राम में लिया हूँ और सीटेट कोई भी पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा हमने उत्तीर्ण किया हुआ है। तो अब आपके सन्मुख क्या है, एक केंद्रित उद्देश्य है। अब आप बिल्कुल केंद्रित हो जाएंगे कि भैया हमें बीएड में मेहनत करना है, हमें 80% लाने हैं और इसी पढ़ते पढ़ते, क्योंकि इसी में से सारा पात्रता परीक्षाओं में आता है, सीटेट वगैरह में, तो और इसी प्रकार के प्रश्न भी आते हैं जैसे आप लोग सुन रहे हैं। एक पूरा कहानी नुमा प्रश्न होगा, उसके 4 विकल्प होंगे और आप उसमें सर्वाधिक निकट का विकल्प, चारों विकल्प सही होगा, सर्वाधिक निकट का विकल्प आप चुनाव करना है। तो आप जितना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट बना रहेगा किसी विषय के प्रति, किसी सब्जेक्ट के प्रति, उतना आप उसको बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि विकल्प तो चारों सही जैसा है, लेकिन सबसे निकट की प्रायिकता को हमें ढूंढना है। तो हॉर्मिक दृष्टिकोण जो कह रही है कि हॉर्मिक दृष्टिकोण ये है कि लक्ष्य केंद्रित स्वरूप पर बल देता है, अर्थात सीखने के लिए या क्रिया करने के लिए एक निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि अगर हमें बहुत ज़्यादा, अगर हम कहीं यात्रा में गए हैं, कहीं खेतों में काम कर रहे हैं और बहुत तेज प्यास लगी है, तो अब निश्चित रूप जब प्यास लगी तो निश्चित रूप से जल प्राप्त करने के लिए आप व्यवहार करेंगे। तो वो जो विषय केंद्रित हो गया, तो अब भाई अब तो संभावनाएं तलाश की जाएंगी, कहाँ कहाँ पे जल मिल सकता है। तो क्या हो गया, आपके सामने एक लक्ष्य हो गया कि मुझे चाहिए, और जब चाहिए तो आप उस लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर जाते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर जाते हैं। ये हमारा हॉर्मिक थ्योरी है। अगली थ्योरी है हमारा, और ये बहुत महत्वपूर्ण ये थ्योरी है। हॉर्मिक थ्योरी इतनी महत्वपूर्ण तो नहीं होती है एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन अगली जो ट्रायल एंड एरर, प्रयत्न एवं भूल का दृष्टिकोण है, यह प्रतिवर्ष बीएड की परीक्षाओं में भी आता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे एक प्रश्न होते ही है, ट्रायल एंड एरर, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। नाम से जैसा लग रहा है कि प्रयत्न एवं भूल, हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें से कार्य में कुछ गलतियां होती हैं, और जितनी ज़्यादा हम कार्य को करते हैं उतनी हम अपनी गलतियां होती हैं और उन गलतियों को हम पॉइंट आउट करते जाते हैं और उन गलतियों को हम छोड़ते जाते हैं, और जो सही प्रतिक्रिया हुई है उसमें हम निरंतर क्या करते हैं, निरंतर उसमें सुधार करते जाते हैं। तो अंत में एक ऐसा समय आता है कि हम उस दृष्टिकोण, जो लक्ष्य होता है, हम प्राप्त कर जाते हैं। कई मनोवैज्ञानिकों ने इस पे एक प्रयोग किया, चूहों पे प्रयोग हुए, बंदर पे प्रयोग हुए, कबूतर पे प्रयोग हुए, तो उन्हीं हमको आगे हम लोग उसका अगला टॉपिक ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत है, इसमें जितना ज़्यादा जब व्यक्ति के सामने एक निर्धारित स्टिमुलस होता है और जब व्यक्ति उसके प्रति जितना ज़्यादा वो प्रतिक्रिया करता है, तो गलतियाँ करते हुए
गलतियां करते हुए उन गलतियों से सीख लेते हुए और वो फिर सही राह पे चलते चलते फिर गलतियां, फिर सही राह, फिर गलतियां, फिर सही राह, अंत में वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर जाता है। ऐसा प्रयोग चूहों पर किया गया कि वो चूहा, एक प्रयोग हुआ था चिंपैंजी पर जिसका नाम सुल्तान था। एक प्रयोग हुआ चिंपैंजी पर, वनमानुष जिसको बोलते हैं, चिंपैंजी पर, उसका नाम सुल्तान था। उसको एक बक्से में बंद कर दिया, एक पिंजड़े में जिसमें हवा, पानी, रोशनी जाली नुमा था, बंद कर दिया गया। और उसमें कुछ डब्बे जो बॉक्स होते हैं, कुछ बॉक्स रख दिए गए और कुछ जुड़ने वाली छड़ी, जैसे कि आप लोग जो नहीं छड़ी होती जो उसे खींच दिए फिर खींचते खींचते लंबा हो जाता है, तो उस प्रकार से कुछ आपस में जुड़ने वाली छड़ियाँ उसमें रख दी गई। और छड़ी के जितना वो दूरी को पहुंच सकता है छड़ी, अगर उसको जोड़ दिया जाए और जितना दूर छड़ी पहुंच जाएगी उतनी दूरी पे, जबकि हाथ नहीं पहुंच सकता है, हाथ के पहुंचने से थोड़ा ज़्यादा और छड़ी के पहुंचने के बराबर की दूरी में कुछ उसके खाने के लिए फल, केले वाले फल रख दिए गए, केले रख दिए गए। जब सुल्तान को जब भूख लगती है, और दो प्रयोग हुए थे, कुछ जो छत था तो छत से लटका के कुछ फल को रख दिया गया था। इतनी हाइट थी कि सामान्यतः आप हाथ बढ़ा के उससे और भी ज़्यादा उछल कूद करके भी नहीं पकड़ सकते थे। लेकिन अगर आप कुछ जो बॉक्स रखे गए थे तो आप उसको एक दूसरे पर रख के आप वहाँ तक पहुँच सकते थे। तो ऐसे जो प्रयोग हुए, तो बार बार जब उसको भूख लगी तो उसने हाथ से पकड़ने का प्रयास किया, फिर लपक के पकड़ने का प्रयास किया, और बाद में काफ़ी जब उसने पूरी देखा कि भाई भूख तो लगी है, उद्दीपक उत्पन्न है, फल भी दिख रहा है, अब बैठ के उसने सोचने लगा कि कैसे इस फल को प्राप्त किया जाए। तो अचानक से उसके बाद दिमाग में आता है कि इसमें ये कुछ बॉक्स रखे गए हैं, तो वो बॉक्स को, दो बॉक्स को रखता है और उसके ऊपर चढ़ के उस फल को पकड़ लेता है। ऐसे ही कुछ जब वो फल समाप्त होता है, आगे फिर अब जब उसको भूख लगती है तो देखा कि सामने फल है, हाथ लगाता है, जंजीर खोलने का प्रयास करता है, वो बंद था तो नहीं पकड़ पाता है। फिर उसने बहुत प्रयास करता है, फिर देखा कि कुछ छड़ी रखी हुई है, देखता कि कुछ थोड़ा और अगर छड़ी थोड़ी लंबी होती तो मिल जाती। ऐसे करके फिर दो छड़ियों को आपस में खेलते खेलते ऐसा एक समय आया कि वो छड़ी जो उसका जो ग्रिप बना था वो जुड़ गया और छड़ी लंबी हो गई। देखा कि बस एक छड़ी अगर और इसका भाग जुड़ जाए तो हमको आसानी से मिल सकता है। तो इस प्रकार से हम जितनी ज़्यादा अभ्यास करते हैं और विषय के प्रति सोचते जाते हैं, उतना ज़्यादा हम लोग हमारे आगे के व्यवहारों में अब हम सीख जाते हैं। आप लोग अपने दैनिक जीवन में आप लोग बहुत इस बात को महसूस किए होंगे, आपको कोई सामग्री चाहिए, आपको कुछ सामग्री चाहिए तो आप सामने वाले अपने पेरेंट्स से भी आप लोगों ने प्रयास किया होगा, एक प्रयास, दो प्रयास, तीन प्रयास, कई प्रकार के दिमाग लगाए होंगे, कुछ इमोशनल तरीके से दिमाग लगाए होंगे, और अंत में एक ऐसा समय आया होगा कि आप अपने पेरेंट्स को मोटिवेट कर लिए होंगे और वो जो आपको इच्छित सामग्री थी वो आप लोगों को मिल गई। तो कई प्रकार के उदाहरण आप इसमें, जो अभी उदाहरण मैंने दिया, आप लोगों के, आप भी इसके बहुत से उदाहरणों को आप लोग इसको समझ सकते हैं और अपनी व्यूज़ को रखने का आप लोग भी काफ़ी प्रयास करेंगे। तो तीन हम लोग व्यूज़ को, तीन दृष्टिकोण को हम लोग देख चुके हैं। अगला है फील्ड व्यूज़, मतलब फील्ड दृष्टिकोण। फील्ड दृष्टिकोण ये काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। एमएड लेवल पे जाएंगे आप लोग कोई तो इसकी एक थ्योरी ही आती है। तो फील्ड दृष्टिकोण कर्ट लेविन ने प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार सीखना किसी परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन है तथा सीखने में प्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, इस बात को आप लोग कहीं ना कहीं माने होंगे कि, और इंग्लिश में अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसकी लाइन है, कि एक सफल व्यक्ति को में कहीं ना कहीं एक स्त्री का हाथ होता है, चाहे वो हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी पत्नी या हमारी प्रेमिका किसी रूप में रही हो।
वो मोटिवेट, ठीक सेम इसी प्रकार से हमारा जो फील्ड दृष्टिकोण है और इसमें मोटिवेशन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। मोटिवेशन भी कई प्रकार से यहाँ होते हैं। या तो हम स्वतः मोटिवेट हों, हमें लगन लग जाए। व्यक्ति सीखता 3 ही दृष्टिकोण से है। या तो उसकी सीखने की बहुत ज़्यादा लगन हो, बहुत चाव हो, लगन हो, या तो उसको भय हो, और या तो लज्जा हो। 3 ही परिस्थितियों से व्यक्ति सीखता है कि नहीं पढ़ेंगे तो माँ बाप मारेंगे। भय और लज्जा कि भई लोग हमको क्या कहेंगे, और एक होता है शौक। तो इसमें जो सबसे उत्कृष्ट कोटि का है वो शौक है। अगर हमारी पढ़ने में हमारी एक, मुझे नौकरी प्राप्त करना है, हमें प्रोफेसर बनना है, हमें अब तो टीचिंग फील्ड में आप लोग बीएड कर रहे हैं तो दूसरे फील्ड का एग्जाम्पल देना बहुत ज़्यादा उचित भी नहीं है, लेकिन आप इसमें भी बहुत संभावनाएं खुलती हैं। अब प्रत्यक्ष क्लास होता है तो मैं बताता भी कि बीएड और आगे की एमएड करने के बाद कितनी प्रकार की संभावनाएं खुलती हैं। तो ये सब बातें, तो ये जो फील्ड, इससे प्रेरणा जितना, एक होता है सेल्फ मोटिवेशन और एक होता है इंटरनल एक्सटर्नल, और एक होता है बाह्य मोटिवेशन। तो बाह्य मोटिवेशन में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमारे माँ बाप हमेशा कहते हैं कि बेटा कुछ देखो, कुछ पढ़ो, देखो आपके सामने एक एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं कि देखो उनके लड़के मेहनत करके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, तुम भी पढ़ो। तो वो आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का फीडबैक मिलता है। जैसे तुलसीदास की पत्नी ने उनको नकारात्मक प्रेरणा उनको प्राप्त हुआ था कि हाड़ मास के देह मम तामे इतनी प्रीति ता प्रीति रघुनाथ में, मतलब कि हाड़ मास के शरीर में इतना वो डांटी कि उन्होंने फिर भगवान को कहा कि अब छोड़ के चले गए और सोचे कि मैं कौन हूँ, आज मैं इसको जान ही लूँगा, और आगे चल के उनको आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की उपासना में वो चले गए। तो ये बाह्य ये था, लेकिन बाह्य मोटिवेशन में निगेटिव था। एक पॉजिटिव होता है कि हम लोग टीचर होते हैं, नहीं आप ही तो किसी नहीं बिल्कुल कर सकते हैं, वो बिल्कुल कंफर्म है कि ये इसको नहीं कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव मोटिवेशन देकर नहीं आप हिम्मत जिसको बोलते हैं, हिम्मत बढ़ा के नहीं अरे कुछ नहीं है, अरे इसमें है क्या, अरे बीएड में इसका तो आप लोग के अगर कोई सीनियर बैच का होगा तो आप लोग इसको प्रत्यक्ष आप लोग इसको अवलोकन कर सकते हैं कि ऐसे बहुत से बच्चे जिनकी उतनी योग्यता नहीं थी कि वो टॉप कर सकें, लेकिन केवल टीचर के मोटिवेशन से, मैं व्यक्तिगत मेरा अनुभव है लगभग 8 वर्षों का, कि हर साल 1-2 बच्चे होते हैं, हर साल मोटिवेशन देके और मैं उनको कहीं ना कहीं वो टॉप 1 टॉप 2 में आके किए हुए हैं। उसका एक मात्र जो वो लोग बताए कि सर उसमें सिर्फ मोटिवेशन काम किया। अब जिनका भी रहा वो सेल्फ मोटिवेटेड हुए हों, ऐसे तो वो लोग कहते हैं सर आपका मोटिवेशन रहा, तो मोटिवेशन सकारात्मक नहीं, व्यक्ति के अंदर इतनी ऊर्जा का भर दिया जाए और उसके अंदर से जितनी भी नकारात्मक जो अभिवृत्तियां हैं उनको हटाते जाया जाए और सकारात्मक अभिवृत्तियों का उनमें विकास हो, तो देर निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य पर वो एकदम प्राप्त करेगा, विजय प्राप्त कर जाता है। तो ये हमारा फील्ड अगला है, हमारा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइकोलॉजिकल व्यूज। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिगम की व्याख्या उद्दीपन प्रक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के संबंध के रूप में भी की जाती है। इसके अनुसार उद्दीपन और अनुक्रिया में संबंध स्थापित होना ही अधिगम कहलाता है। एक होता है स्टिमुलस और दूसरा होता है रिस्पॉन्स। हम जैसे कि जब तक हमारे सामने कोई स्टिमुलस ना हो, जैसे कि इसका एक सिंपल सा एग्जांपल यही है कि जब हमारे सामने जब हमारा एग्जाम होता है, अगर आपको अभी बता दिया जाए कि आपका एग्जाम 15 मई से है, एक एग्जाम्पल कह रहे हैं आपका एग्जाम मई में, तो आप कहना नहीं पड़ेगा कि आप पढ़िए, टीचर माँ बाप कहें ना कहें, आप स्वतः ही आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ये साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण है, क्योंकि आपके सामने एक उद्दीपक खड़ा हो गया है, एक उद्दीपन हो गया और आप उस पर बार बार प्रयास करेंगे कि नहीं मुझे पास होना है, हमने एडमिशन लिया है, इतना पैसा लगा है, टीचर भी इतना मेहनत किए हैं, हमें भी टीचर बनना है। आप सेल्फ हो जाएंगे और आप कहीं ना कहीं आप उसमें आप प्रयास करने लगेंगे। तो जो प्रयास का मतलब क्या, पढ़ना
और एग्जाम में जो भाई पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एग्जाम में जो आएगा आप लिखेंगे और आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, पास हो जाएंगे। तो इसका क्या हो गया, इसका संबंध स्थापित हो गया। तो हम लोगों ने 5 प्रकार के हम लोग व्यूज लर्निंग के, देखिए अभी हम लोग ये देख रहे थे कि आम दैनिक बोलचाल में अधिगम का शब्द भाषा का प्रयोग करते हैं और जीवन में हम लोग कुछ ना कुछ रोज सुबह से लेकर और सोने तक हम लोग कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं और सीखते ही रहते हैं और अनुभव प्राप्त करते रहते हैं। कुछ मैकेंजी ने कहा है, मैकेंजी महोदय हो गए, उन्होंने कहा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है। हम लोग हर पर दिन एकदम जन्म ले लिया तब और मृत्यु तक निरंतर सीखते ही रहते हैं। लेकिन हम लोग 5 व्यूज़ 5 दृष्टिकोण हम लोग सीख चुके हैं और थोड़ी थोड़ी मैंने व्याख्या कर दी। तो इस प्रश्न के लिए मुझे लगता है कि आप लोग इसके लिए सफिशिएंट हो जाएगा कि गेस्टाल्ट व्यूज़, हॉर्मिक व्यूज़, ट्रायल एंड एरर व्यूज़, फील्ड व्यूज़ एंड साइकोलॉजिकल व्यूज़। तो इसका एक भाग हम लोग यहाँ पर हम लोग सीख चुके हैं कि अधिगम के जो दृष्टिकोण हैं, जो अन्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो स्कूल स्थापित किए गए, ये 5 हुए। और आगे हम लोग इसको देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। हम लोग अगली चर्चा करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग।